शांति तलवार से नहीं लिखी जा सकती, बल्कि ये समझ से ही हासिल होती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन। आज की तारीख है 26 नवंबर 2025। दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें अमेरिका और चीन एक ऐसे मोड़ पर खड़ी हैं जहां भरोसा आप कह सकते हैं कि लगभग खत्म हो चुका है और हर कदम पर शक है। लेकिन क्या इस टकराव के बीच भी सहयोग और संवाद का कोई रास्ता बचा है? हाल ही में हांगकांग में सर्कल्स फॉर पीस नाम से एक अहम बैठक हुई, जहां दुनिया के कुछ बड़े रणनीतिकारों ने इसी सवाल का जवाब खोजने की कोशिश की। आज हम द हिंदू में प्रकाशित एक विश्लेषण के आधार पर इसी बैठक से निकली कुछ बड़ी और जरूरी बातों को और गहराई से समझेंगे। हमारा मकसद है ये समझना कि इस रिश्ते की मौजूदा स्थिति क्या है, भविष्य की चुनौतियां क्या हैं और भारत जैसे देश के लिए इसके क्या मायने हैं। ये एक ऐसा विषय है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने और खासकर लोक सेवा परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत मायने रखता है। चलिए इस जटिल कहानी की परतों को खोलते हैं। तो इस बैठक का जो सबसे बड़ा और शायद सबसे चिंताजनक संदेश सामने आया वो ये था कि दोनों देशों के बीच भरोसा पूरी तरह से टूट चुका है। ऐसा लगता है कि पुराने तरीके जैसे एंगेजमेंट या मैनेज्ड कंपटीशन, मतलब एक तरह की प्रबंधित प्रतिद्वंद्विता, अब काम नहीं कर रहे हैं। स्रोत कहता है कि चर्चाओं में एक तरह की थकान महसूस की जा रही थी। ये थकान शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहता है। थकान का मतलब है कि दोनों पक्ष ये मान चुके हैं कि रिश्ता खराब हो चुका है और अब बस नुकसान को कम से कम करने की कोशिश हो रही है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये रणनीतिक चिंताएं अब सिर्फ बंद कमरों में विशेषज्ञों या थिंक टैंक्स तक सीमित नहीं रहीं। ये अब आम जनता और घरेलू राजनीति का हिस्सा बन गई हैं। अमेरिका में चीन को एक खतरे के तौर पर देखना और चीन में अमेरिका को एक ऐसी ताकत के तौर पर देखना जो उसे आगे बढ़ने से रोकना चाहती है, ये दोनों बातें अब चुनावी मुद्दे बन चुके हैं। और जब कोई मुद्दा घरेलू राजनीति का हिस्सा बन जाता है तो नेताओं के लिए लचीलापन दिखाना लगभग नामुमकिन हो जाता है ना? उन्हें अपनी जनता के सामने सख्त दिखना पड़ता है, भले ही पर्दे के पीछे वो बातचीत करना चाहते हों। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इससे कूटनीति की गुंजाइश बहुत सिकुड़ जाती है। नेता अपने वोट बैंक को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते और इसका असर सिर्फ बड़े फैसलों पर नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर, मतलब इंसानी रिश्तों पर भी साफ दिख रहा है। हाँ, स्रोत में जो आंकड़े दिए गए हैं वे वाकई चौंकाने वाले हैं। चीन में अमेरिकी छात्रों की संख्या कोरोना महामारी से पहले के स्तर से बहुत नीचे है और यही हाल अमेरिका में चीनी छात्रों का है जिनका नामांकन कभी 3 लाख से भी ज्यादा हुआ करता था, लेकिन अब उसमें भी भारी गिरावट आई है। ये तो सिर्फ नंबर हैं, लेकिन इसका असर कितना गहरा होगा? इसका असर बहुत गहरा और लंबे समय तक रहने वाला है। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, इसका नुकसान परिचय या फेमिलियरिटी का है, यानी एक दूसरे को जानने समझने का। सोचिए, एक पूरी नई पीढ़ी जो भविष्य में नेता, वैज्ञानिक, कलाकार और उद्यमी बनेगी, वो एक दूसरे को असल अनुभव से नहीं बल्कि डर और प्रोपेगेंडा पर आधारित कहानियों के जरिए जान रही है। जब आप किसी से मिले ही नहीं तो उसके बारे में बनी बनाई धारणाओं पर यकीन करना बहुत आसान हो जाता है। ये तो बहुत ही डरावनी तस्वीर है। इसका मतलब है कि हम भविष्य के अविश्वास की नींव आज ही रख रहे हैं। स्रोत ये भी कहता है कि सिर्फ राष्ट्रपतियों की मुलाकातें या उनकी पर्सनल केमिस्ट्री अब काफी नहीं है। हाँ, क्योंकि समस्या अब व्यक्तियों से बड़ी होकर व्यवस्था का हिस्सा बन गई है। जब समाज के स्तर पर अविश्वास हो तो दो नेताओं की एक मुलाकात सिर्फ एक अस्थायी राहत दे सकती है, रिश्ते की बुनियाद को नहीं बदल सकती। रिश्ते की बुनियाद लोगों के बीच के जुड़ाव से बनती है और वो जुड़ाव ही अब टूट रहा है। तो एक तरफ तो ये इंसानी जुड़ाव टूट रहा है और दूसरी तरफ एक और चीज है जो इन दोनों देशों को बिल्कुल नए तरीके से जोड़ भी रही है और तोड़ भी रही है, वो है टेक्नोलॉजी। बिल्कुल, और ये चर्चा के सबसे अहम हिस्सों में से एक था। एक बहुत ही दिलचस्प विचार सामने आया कि एआई अब एक अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक संपत्ति जैसा बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक संपत्ति? जी। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे हवा या पानी? कुछ वैसा ही। इसका मतलब ये है कि एआई का प्रभाव इतना व्यापक और गहरा है कि कोई एक देश इस पर एकाधिकार नहीं कर सकता या सिर्फ अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर एक देश एआई का गलत इस्तेमाल करता है तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। इसलिए प्रतिभागियों का मानना था कि एआई के शासन यानी गवर्नेंस के लिए एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की जरूरत है जो समानता, पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों पर आधारित हो। इसे किसी एक देश की संपत्ति नहीं बल्कि मानवता की साझा विरासत के तौर पर देखना होगा। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी मुश्किल सामने आती है जिसका जिक्र स्रोत में भी है।
नागरिक इनोवेशन और रक्षा जरूरतों के बीच की रेखा लगातार धुंधली होती जा रही है, बिल्कुल। खासकर प्राइवेट सेक्टर में। एक कंपनी जो एआई पर काम कर रही है, उसके बनाए प्रोडक्ट का इस्तेमाल एक आम नागरिक भी कर सकता है और सेना भी। तो आप इसे रेगुलेट कैसे करेंगे? यही आज की सबसे बड़ी चुनौती है। इसे डुअल यूज टेक्नोलॉजी की समस्या कहते हैं। और ये चर्चा सिर्फ एआई तक ही सीमित नहीं थी। बात भविष्य में स्पेस यानी अंतरिक्ष के गवर्नेंस तक भी गई। सोचिए, अगर देशों की ये होड़ धरती से निकलकर अंतरिक्ष में पहुंच गई तो वहां ट्रैफिक कॉप कौन होगा? वहां नियम कौन बनाएगा? बिल्कुल, ये अब साइंस फिक्शन नहीं बल्कि कूटनीति का अगला बड़ा मैदान है। अगर अंतरिक्ष में टकराव शुरू हो गया तो हमारी सैटेलाइट्स, हमारा कम्युनिकेशन, सब कुछ खतरे में पड़ जाएगा। जाहिर है, भू राजनीतिक तनावों के बिना ये चर्चा अधूरी रहती। ताइवान का मुद्दा तो हमेशा ही अमेरिका चीन के रिश्ते के केंद्र में रहा है। बैठक में इस पर क्या बात हुई? बातचीत में ताइवान का मुद्दा प्रमुखता से छाया रहा। चीन का तर्क था कि इस मुद्दे का जरूरत से ज्यादा सैन्यीकरण कर दिया गया है। बीजिंग को इस बात की गहरी चिंता है कि अमेरिकी नीति धीरे धीरे एक चीन एक ताइवान की तरफ बढ़ रही है, जो कि चीन की वन चाइना पॉलिसी का सीधा उल्लंघन है। उन्हें लगता है कि अमेरिका ताइवान को एक स्वतंत्र देश के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। और यही वो चिंगारी है जो कभी भी आग लगा सकती है। स्रोत में 2001 की EP3 घटना का जिक्र है, जो आज के संदर्भ में बहुत प्रासंगिक लगता है। हाँ, वो एक बहुत ही खतरनाक घटना थी। अप्रैल 2001 में एक अमेरिकी जासूसी विमान दक्षिण चीन सागर के ऊपर उड़ रहा था और चीनी लड़ाकू विमान उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। हवा में ही दोनों की टक्कर हो गई। चीनी पायलट की मौत हो गई और अमेरिकी विमान को चीन में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। अच्छा। उसके 24 क्रू मेंबर्स को 11 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया था। उस घटना ने दोनों देशों को युद्ध के कगार पर ला खड़ा किया था। और आज तो हालात उससे कहीं ज्यादा तनावपूर्ण है। टेक्नोलॉजी कहीं ज्यादा तेज है। सोशल मीडिया पर गलत सूचना पल भर में फैल सकती है। अगर आज ऐसी कोई घटना हो जाए तो क्या दोनों देश उसे संभाल पाएंगे? यही सबसे बड़ा सवाल है। आज एक छोटी सी गलतफहमी या एक जूनियर कमांडर का गलत फैसला एक पूर्ण संकट में बदल सकता है, इससे पहले कि वॉशिंगटन या बीजिंग में किसी को सोचने का मौका भी मिले। इसीलिए स्रोत इस बात पर जोर देता है कि इस पूरे क्षेत्र को एक ऐसे संकट रोकथाम तंत्र यानी क्राइसिस प्रिवेंशन मैकेनिज्म की जरूरत है जिस पर राजनीतिक उतार चढ़ाव का कोई असर न हो। एक ऐसा सिस्टम, एक तरह की हॉटलाइन जो सरकारों के बदलने या नेताओं के बयानों से प्रभावित हुए बिना 24/7 काम करती रहे। इस पूरी बहस को एक बड़े कैनवस पर रखते हुए सिंगापुर के पूर्व रक्षा मंत्री ने इस दौर को एक द्वंद्वात्मक क्षण बताया, मतलब डायलेक्टिक मोमेंट। ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है। इसका असल मतलब क्या है? ये एक बहुत गहरा विचार है। डायलेक्टिक का मतलब होता है दो विरोधी ताकतों का टकराव जिससे कोई एक नई चीज पैदा होती है। तो उनका कहना था कि हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां अमेरिका और चीन की प्रतिस्पर्धी ताकतें वैश्विक व्यवस्था को एक नया आकार दे रही हैं। लेकिन नतीजा क्या होगा? क्या एक नई शीत युद्ध की स्थिति बनेगी या कोई नई तरह की बहुध्रुवीय दुनिया उभरेगी? ये अभी तय नहीं है। उन्होंने एक बड़ी जरूरी बात कही कि दुनिया को एक और दादा यानी हेजेमॉन की नहीं बल्कि ऐसी शक्तियों की जरूरत है जो भविष्य को मिलकर व्यवस्थित करने में सक्षम हो। और शायद इसीलिए हांगकांग जैसी जगह इतनी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। स्रोत उसे एक बीच की जगह यानी मिडिल स्पेस कहता है। बिल्कुल, हांगकांग की पहचान ही पूर्व और पश्चिम के संगम पर बनी है। वो न पूरी तरह से चीन है, न पूरी तरह से पश्चिम। वो एक पुल है। और ऐसी बीच की जगहें हमें वो रास्ते दिखाती हैं जो विशुद्ध भू राजनीति या जियोपॉलिटिक्स की सीधी सपाट दुनिया में अक्सर नज़रअंदाज हो जाती हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि दुनिया सिर्फ हम और वो में नहीं बटी है। तो अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं। इन सारी बातों का भारत के लिए क्या मतलब है? भारत इस वैश्विक शतरंज की बिसात पर कहाँ खड़ा है? यहाँ भारत के लिए कई अहम सबक हैं। स्रोत एक बहुत अच्छी उपमा का इस्तेमाल करता है कि बड़ी शक्तियों के रिश्ते दुनिया का मौसम यानी क्लाइमेट तय कर सकते हैं, लेकिन जमीनी हवा का रुख यानी वेदर बाकी सब मिलकर तय करते हैं। इसका मतलब है कि भारत अमेरिका चीन के रिश्ते की बड़ी दिशा को नियंत्रित नहीं कर सकता। वो माहौल तो ठंडा या गर्म रहेगा ही, लेकिन भारत ये जरूर तय कर सकता है कि इस तूफान में अपनी नाव कैसे चलानी है और ये सुनिश्चित करना है कि उसका भविष्य कोई और न लिखे। ये रणनीतिक स्वायत्तता यानी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये असल में मुमकिन है?
जब दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से भिड़ रही हों, तो क्या कोई भी देश पूरी तरह से स्वायत्त रह सकता है? कहीं ना कहीं तो आपको किसी एक का पक्ष लेना ही पड़ेगा, है ना? ये एक बहुत ही वैध सवाल है और इसका जवाब सीधा हाँ या नहीं में नहीं है। रणनीतिक स्वायत्तता का मतलब ये नहीं है कि आप किसी से कोई रिश्ता ही ना रखें या हर मुद्दे पर तटस्थ रहें। इसका मतलब है कि आप अपने फैसले अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर लें, न कि किसी दूसरे देश के दबाव में। भारत का काम न तो अमेरिकी बयानबाजी की नकल करना है और न ही चीनी नैरेटिव को आंख मूंद कर स्वीकार करना है, बल्कि अपनी घरेलू ताकत को बनाना है, चाहे वो तकनीकी हो, आर्थिक हो या संस्थागत। तो मतलब ये कि आपकी विदेश नीति की ताकत आपकी घरेलू ताकत से ही आती है। बिल्कुल। जितनी मजबूत आपकी अर्थव्यवस्था होगी, जितनी उन्नत आपकी टेक्नोलॉजी होगी और जितने मजबूत आपके संस्थान होंगे, उतनी ही ज्यादा आपके पास दुनिया में अपनी शर्तों पर काम करने की आज़ादी होगी। और स्रोत एक और ज़रूरी बात याद दिलाता है कि रिश्ते सिर्फ शिखर सम्मेलनों या समिट से नहीं बनते, वे जुड़ाव की निरंतर आदतों से बनते हैं, चाहे वो युवाओं के बीच हो, सांस्कृतिक आदान प्रदान हो या टेक्नोलॉजी पर सहयोग हो। भारत को भी इन क्षेत्रों में निवेश करना होगा। तो इस पूरी चर्चा का सार यह है कि अमेरिका चीन का रिश्ता अब अपने पुराने स्वरूप में शायद कभी वापस नहीं लौटेगा। राजनीतिक माहौल अशांत रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस प्रतिद्वंदिता को मैनेज करना क्यों जरूरी है? इसका विकल्प क्या है? इसका विकल्प जीत नहीं है, जैसा कि कुछ लोग सोचते हैं। इसका विकल्प है अनियंत्रित जोखिमों की एक पूरी श्रृंखला, जैसे जलवायु संकट जिससे कोई अकेला देश नहीं लड़ सकता, नई महामारियां जो सीमाओं को नहीं मानती और कमजोर सप्लाई चेन जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को ठप कर सकती हैं। इन समस्याओं से लड़ने के लिए आपको अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी से भी बात करनी पड़ती है। और यहीं पर वो एक खूबसूरत बात आती है जो बैठक में किसी ने कही थी। हाँ, एक प्रतिभागी ने इसे बहुत ही सरल और गहरे शब्दों में कहा, यह एक कहानी है जिसे हमें मिलकर लिखना है। ये सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है, लेकिन इसका असली मतलब है कि अब दुनिया का भविष्य किसी एक देश की लिखी स्क्रिप्ट पर नहीं चलेगा। यह बातचीत को कौन जीतेगा वाली प्रतिस्पर्धा से हटाकर हम सब कैसे बचेंगे वाली प्रबंधन यानी स्टुवर्डशिप और अस्तित्व की ओर ले जाता है। हर देश, चाहे वो भारत हो या कोई छोटा यूरोपीय देश, अब इस कहानी में अपना एक अध्याय, अपना एक पैराग्राफ लिखने की हैसियत रखता है। अगला वैश्विक क्रम अगर बनता है तो वो बड़े बड़े समझौतों पर कम और ऊर्जा, स्वास्थ्य, वित्त और एआई गवर्नेंस जैसे मुद्दों पर व्यवहारिक सहयोग पर ज्यादा निर्भर करेगा। स्रोत के अंत में एक बहुत ही सुंदर चित्र खींचा गया है। कॉन्फ्रेंस हॉल की खिड़की से दिखता शांत और ध्यानमग्न दक्षिण चीन सागर, जो इस क्षेत्र की जमीनी हकीकत यानी चिंताओं और तनाव के बिल्कुल विपरीत है। एक शांत समंदर जिसके ऊपर और नीचे बहुत बड़ी हलचल है। और शायद यही हमारे श्रोताओं के लिए अंतिम विचार है। अमेरिका, चीन और भारत, तीनों के लिए चुनौती एक ही है, अपनी सहज प्रतिक्रियाओं यानी रिफ्लेक्स पर जिम्मेवारी को चुनना। यानी गुस्से या डर में तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय रुक कर सोचना और उन छोटी छोटी जगहों को चौड़ा करना जहां संवाद आज भी संभव है। हांगकांग की इस बैठक ने दिखाया कि ऐसी जगहें आज भी मौजूद हैं, बस उन्हें खोजने और सहेजने की जरूरत है। दुनिया को चलाने के लिए बड़े बड़े पुल बनाने से पहले शायद हमें छोटे छोटे रास्ते खुले रखने होंगे। ऐसे ही महत्वपूर्ण वैश्विक विषयों पर और गहरी चर्चा के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। अगली बार तक सोचते रहिए।